हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टडिंग 12th क्लास केमिस्ट्री एंड योर चैप्टर दैट इज कंटिन्यूइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 8। तो उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, हम ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। लास्ट कई प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं, जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो आज की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। आपको पता है बहुत सारी रिएक्शन है, आपने 10th से पढ़ना स्टार्ट किया है, जिनके अंदर आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट मिलेगा। ज्यादातर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि H2SO4 को बनाने में हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं। वेनेडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अमोनिया बनाने के लिए जो हैबर प्रोसेस है उसमें हम आयरन और मॉलिब्डेनम को यूज करते हैं, बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, 10th में आपने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑयल एंड फैट, उसमें हम निकिल, प्लेटिनियम और पैलेडियम यूज करते हैं। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। HNO3 को बनाने में हम प्लेटिनियम जो है वो यूज करते हैं। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पेट्रोल या गैसोलीन को बनाने के लिए हम जो है वो कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज कोबाल्ट। तो और भी बहुत सारे हैं, आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, जैसे क्लोरीन को बनाने के लिए हम जो है HCl को बनाने के लिए वो हम कॉपर या क्लोरीन जो यूज करते हैं, कॉपर के कंपाउंड यूज करते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट एज एन कैटलिस्ट नजर आएंगे। तो आप वही पढ़ रहे हैं कि व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। तो देखो बेटा, हर रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो एक तरह से बिहेव नहीं करता। ठीक है, किसी रिएक्शन में वो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट है तो वो अपनी किसी प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है। किसी दूसरी रिएक्शन में अगर डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो वो अपनी किसी और प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो दो तीन थ्योरीज हैं दैट व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, जिनमें से हम कुछ एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला तो इसका ये पॉइंट है दैट दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ट्रू डी ब्लॉक एलिमेंट होता ही वही है जिसके अंदर जो डी ऑर्बिटल हो दैट इज पार्शियली फिल्ड हो। अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो मतलब वो 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो गुंजाइश है कि उसमें 1, 2 या 3, 4, 5 भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड मिल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होते हैं तो वो कहीं से भी लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम विजिबल रीजन वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी है, ये एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर सकती है। ठीक है, तो एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो आराम से अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा सकते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, फिर वो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो है वो काम करती हैं, और इसलिए जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो अच्छे कैटलिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दूसरी थ्योरी है वो क्या कहती है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। हो सकता है कि आपका जो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कोई ऐसा इंटरमीडिएट बना रहा हो, ठीक है, जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी कम है। आप एक इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी कैटलिस्ट हो, कैसा भी कैटलिस्ट, किसी भी तरह से वो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट हमेशा एक तरह से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, बाय लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है कि विदाउट कैटलिस्ट वही रिएक्शन बड़ी धीरे होती है और विद कैटलिस्ट वो रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है। क्यों? तो कैटलिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी जो रिएक्शन है वो इतनी फास्ट हो गई। तो कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन की पहले की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके मुकाबले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है, और इसलिए रिएक्शन जल्दी हो जाती है। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन, and higher is the activation energy, slower is the reaction। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी वो उतनी ही कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, धीरे चलेगी वो रिएक्शन। ठीक है,
अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा कम है तो वो रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा, रिएक्टेंट आपके पास, आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रिएक्टेंट्स के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो 10 ग्राम के अंदर जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है सब प्रोडक्ट बना लेंगे। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनके अंदर कम से कम एक लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, और जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम इतनी एनर्जी तो हर रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लो तुम्हारी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी 250 किलो जूल है, पर तुम्हारे एक रिएक्टेंट के पास 200 किलो जूल है, तो तुम इस 200 किलो जूल वाले को कितनी एनर्जी दोगे कि ये प्रोडक्ट बना ले? ऑब्वियस सी बात है 50 किलो जूल। तो मैंने इसको 50 किलो जूल एनर्जी बाहर से दी और ये कन्वर्ट हो गया 250 किलो जूल पर मोल में, और अब ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देते हो ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सिंपल सी बात है। द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू थ्रेशोल्ड एनर्जी सो दैट द एनर्जी बिकम इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इन द प्रोडक्ट, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बताया था कि जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। मान लो रिएक्टेंट के अंदर 200 किलो जूल एनर्जी थी, वो नहीं हो सकता प्रोडक्ट में कन्वर्ट, 50 कम है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट लोगे तो वो 50 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, वो इसको दे देंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो हर कैटलिस्ट इसीलिए काम करता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए 50 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर कैटलिस्ट होगा तो हो सकता है यहाँ 50 की जगह खाली 5 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़े। तो एक तो आपको 50 सप्लाई करके रिएक्शन करवानी पड़ रही है, एक यही रिएक्शन कैटलिस्ट जब आया तो 5 किलो जूल से काम बन गया, तो 5 किलो जूल में जो आपकी एनर्जी है वो कम है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि कैटलिस्ट कई बार आपके पास जो रिएक्टेंट है उसमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई इंटरमीडिएट बना लेता है, और वो फिर इंटरमीडिएट जो है ना वो फाइनली डिकम्पोज होके क्या बना लेता है? प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है जैसे X तुम्हारा कोई रिएक्टेंट हो सकता है तुम्हारे रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो या फिर एक से ज्यादा हो, तो उसमें से कोई एक रिएक्टेंट अगर मान लीजिए ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो ये बना लेगा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए मैंने X और C लिख दिया, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर आगे क्या होगा कि आपका कोई इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बना है आपने, ठीक है, अब आपका कोई दूसरा रिएक्टेंट है Y, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना था, X प्लस वाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू P प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले मान लो X ने कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लिया, आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे सकते हो। अब ये जो Xc बना है जो कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरे किसी रिएक्टेंट, जैसे Y है मेरे पास, दूसरे किसी रिएक्टेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और अब क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और कैटलिस्ट हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब जैसे इसमें आपने प्रोडक्ट आपने P मान लिया कि भाई X और Y दोनों रिएक्ट करके आपस में P बनाते हैं, और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के पूरे होते ही बिल्कुल ऐसे कैसे बाहर निकल जाते हैं जैसे आपने डाला, पर हाँ वो हो सकता है कि रिएक्शन को कुछ इस तरह से लेके जाएं कि उसमें इन्वॉल्व हो जाएं फिर बाद में बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने कैटलिस्ट किसके साथ रिएक्शन करके ये बनाया, इसके साथ रिएक्शन करके कैटलिस्ट को बाहर। अब मान लो इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ना हो और X और Y को रिएक्ट करके P बनाना, अगर कैटलिस्ट ही नहीं है तो ये दोनों स्टेप हो नहीं सकते क्योंकि C तो अब तुमने डाला ही नहीं। इस रिएक्शन के लिए मान लो एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है, कि अगर मैं कैटलिस्ट नहीं लूं तो जिस तरीके से ये रिएक्शन होगी ना, जिस मैकेनिज्म से, उसमें 100 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज एन एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी रिएक्शन को करने का मैंने तरीका बदल दिया, भाई अब मैंने कैटलिस्ट को इन्वॉल्व कर लिया तो वो दूसरे मैकेनिज्म से इसी रिएक्शन को करवाएगा, और वो कोई ऐसा मैकेनिज्म देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी कम हो जाती है। जैसे मान लो अब इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी खाली 5 किलो जूल पर मोल है, तो इसके मुकाबले तो बहुत ही कम है, तो रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। हमेशा कैटलिस्ट एक रिएक्शन के होने का वो अल्टरनेट रास्ता तुम्हें बताते हैं जिस रास्ते से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है। आप किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने अमोनिया के बनने के लिए आयरन को ही एज ए कैटलिस्ट यूज किया,
मैं यहाँ पे वेनेडियम नहीं ले सकती, मैं यहाँ पे मान लीजिए कॉपर नहीं ले सकती, क्योंकि कॉपर और वेनेडियम के साथ ये जो इस टाइप की रिएक्शन होंगी, हो सकता है इनमें एक्टिवेशन एनर्जी कम ना हो, ज्यादा हो, तभी तो हमें कैटलिस्ट सोच समझ के लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा एक ऐसा अल्टरनेट रास्ता देगा कैटलिस्ट तुम्हें जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ ऐसे एग्जांपल जर्नल लेके समझाया। अब एक रिएक्शन जो एक्चुअली में इसी तरह से होती है, मैंने बोला कोई जरूरी नहीं है कैटलिस्ट के पीछे यही एक थ्योरी काम करती है, और भी कई होते हैं। तो जिस रिएक्शन के होने में ये थ्योरी यूज हो रही है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, SO2 react with O2 in the presence of vanadium pentaoxide to form SO3, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है बेटा, ये यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वेनेडियम, दैट इज स्टेबल ऑफ दिस, ओके। सबसे पहले इट रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये करता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में और खुद वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, V2O4 प्लस में SO3। अब देखो प्रोडक्ट तो तुम्हारा बन चुका, पर अभी मेरा कैटलिस्ट ऐसे का ऐसा बाहर नहीं निकला ना, क्योंकि मुझे तो जो है वो कैटलिस्ट को ऐसे का ऐसे क्या निकालना पड़ता है, बाहर। अब ये जो V2O5 है ना, इट रिएक्ट विद एयर और उसके अंदर की ऑक्सीजन लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा V2O5, क्योंकि वेनेडियम की +4 से ज्यादा स्टेबल होती है वेनेडियम की +5। तो आपका कैटलिस्ट भी नहीं चाहेगा कि उसका जो मेन एलिमेंट है वो अपनी उसमें चला जाए, लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो चला जाए। तो होगा क्या, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सबसे पहले अपनी ऑक्सीजन SO2 को देगा, उसको SO3 में कन्वर्ट कर देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा V2O4 में, पर V2O4 में वेनेडियम +4 में है, दैट इज नॉट स्टेबल। तो इसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन को लेगा फ्रॉम एयर, ठीक है, और दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा V2O5। तो देखो तुमने V2O5 से स्टार्ट किया, तुम्हें V2O5 मिल गया, V2O4 तुम्हारा इंटरमीडिएट है जो कट जाएगा, सॉरी V2O4 ये ऑक्सीजन, तो V2O4 से V2O4 कट जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें यही मिलेगा कि SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बना रही है, किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है। कई ऑक्सीडेशन स्टेट होना भी जरूरी है किसी एक कैटलिस्ट, अच्छे कैटलिस्ट के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये गुण होता है, तुम सोच के देखो, अगर इस रिएक्शन में वेनेडियम की ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना होती, +5 और +4, तो क्या वेनेडियम यहाँ पे हो सकता था अच्छा कैटलिस्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता था। मैं यहाँ पे जिंक को एज ए कैटलिस्ट नहीं ले सकती थी, क्यों, क्योंकि जिंक +2 ही करता है, तो वो नहीं होता। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये V2O5 यहाँ पे अच्छा कैटलिस्ट नहीं होता। तो अलग अलग थ्योरी है अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट के लिए, हम कुछ कॉमन से डिस्कस कर रहे हैं, ओके। चलिए आगे देखिए बेटा, वन मोर एग्जाम्पल इज द रिएक्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन, ठीक, की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हम करवाएंगे I नेगेटिव एंड पर सल्फेट आयन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम Fe3 पॉजिटिव एज एन कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और रिएक्शन होगी आपकी I नेगेटिव एंड पर सल्फेट आयन के बीच में, ओके। तो देखिए I नेगेटिव रिएक्ट विद पर सल्फेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें बनता क्या है बेटा, I2 एंड सल्फेट आयन, I2 एंड सल्फेट आयन। ये तो हमने सिंपल रिएक्शन जो है वो लिख दी कि रिएक्शन कैसे होती है। अब हम इस रिएक्शन में जो आयरन 3 पॉजिटिव है इसका क्या रोल है, यहाँ पे भी आयरन की जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो मेन रोल प्ले कर रही है, कि 3 और 2 होना यहाँ पे हेल्प करेगा इस रिएक्शन में आयरन को कैटलिस्ट की तरह काम करने के। तो होता क्या है, सबसे पहले देखो 2 रिएक्टेंट है ना, दोनों में से एक रिएक्टेंट के साथ आयरन 3 पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करेगा। सो नाउ Fe3 पॉजिटिव कैन रिएक्ट विद I नेगेटिव। अब I नेगेटिव और इसमें बनेगा क्या आपका, ये तो I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इसका तो हो रहा है रिडक्शन, और I नेगेटिव से 0 होने का मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आयरन 3 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करो तो आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव में क्या है बेटा फर्क, इट इज 3d6 एंड इट इज 3d5।
तो बट ऑब्वियस है कि Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, पर इस रिएक्शन में हमने 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो अगेन इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब रिएक्शन ये होगी कि आपने जो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आपने बाहर निकाला, दिस Fe2 पॉजिटिव कैन रिएक्ट विद H2OH 2 नेगेटिव, क्योंकि इसको तो तुम्हें खत्म करना है, Fe2 पॉजिटिव कांट बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो Fe2 पॉजिटिव रिएक्ट विद दिस पर सल्फेट आयन। ओके, अब इसको तो तुम्हें फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इज सल्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 पॉजिटिव, सो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ओवरऑल करूं तो देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जाएगा कट, आपकी रिएक्शन वही आ जाएगी ऊपर वाली कि Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट विद I नेगेटिव, ठीक है, प्लस H2OH 2 नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस में Fe3 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब Fe3 पॉजिटिव इधर भी है और इधर भी है, इसको काट दो तो रिएक्शन देखो सेम है, I नेगेटिव प्लस में पर सल्फेट आयन आयोडीन प्लस में सल्फेट आयन। भाई Fe3 पॉजिटिव इज एन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट अगर कर भी रहा है तो वो फाइनली वैसे का वैसा बाहर हो जाएगा, वो सिर्फ यूं समझ लो कि एक बार घूम के रिएक्शन में और फिर आपका प्रोडक्ट बना के आ जाएगा ना, वो खर्च नहीं होता। वो अगर तुमने 2 ग्राम डाला रिएक्टेंट ना कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन पूरी होने के बाद आपको 2 ग्राम कैटलिस्ट बाहर मिलेगा, उसका अमाउंट भी कम नहीं होता है, ठीक है, और ना अमाउंट से फर्क पड़ता है कोई कि आपने कितना जो अमाउंट है वो कैटलिस्ट का दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कैटलिस्ट चाहिए होता है, वही हमारे लिए बहुत होता है। ठीक है, आपने इनको +1 में भी पढ़ा था, आगे आप इसको और भी पढ़ोगे कि कैटलिस्ट जो है वो कैसे रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है। ठीक है, तो प्रपोज मैकेनिज्म अलग अलग हैं जिनमें से 1-2 पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी होना कैटलिस्ट को हेल्प कर रही है, ठीक है, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना कैटलिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। एक और भी चीज है, कई बार एडजॉर्प्शन का फैक्टर भी काम करता है। ठीक है, आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है व्हाट इज एडजॉर्प्शन, तो वहां पे हमने पढ़ा था, कैटालिसिस टॉपिक था ना आपका पूरा, तो कुछ कैटालिसिस एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल को यूज करके भी अच्छे कैटलिस्ट बनते हैं। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और ऑयल पढ़ा है, ठीक है, उसमें आप यही करते हो, कौन कौन से कैटलिस्ट लेते हो, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन देते हो। चलो इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन मैं बता देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH3 एंड CH। मैंने इथीन को हाइड्रोजन गैस दी और वो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इस टाइप के रिएक्शन के लिए मैं निकेल, प्लेटिनियम और पैलेडियम को क्यों यूज करती हूँ, बिकॉज ये अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत अच्छा। तो इस रिएक्शन में ये तीनों एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट इसलिए हैं बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन, और ये तुम्हारे वन ऑफ योर रिएक्टेंट को अपने ऊपर क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कैटलिस्ट एब्जॉर्प्शन का सहारा लेके आपकी रिएक्शन को करवा रहा है। कई बार अपनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर रिएक्शन को करवाता है, तो कई बार वो कोई इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन के अंदर जो एनर्जी है उसको एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे यूज करके भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर 1 नंबर में आ जाए कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, तो आप लिखोगे दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट। अगर इसको एलोबरेट कर रहा है कि 2 रीजन बताइए अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं, तो आप लिखोगे दे कैन एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स गैसेस और उनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थर्ड पूछे तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो पॉइंट है उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल इन द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, the second property that we are discussing in this video lecture is magnetic properties। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, अब मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मेरा ये मतलब है वेदर द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट। ठीक है, ये आपने याद हो सॉलिड स्टेट जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि सॉलिड सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उन हिसाब से वो या तो फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इस टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, उन्हीं को लेके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर कोई रिपेल होता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अगर कोई स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो हम उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये टर्म्स आपकी पढ़ी हुई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा उसके ऊपर चार्ज है और वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और वो न्यूक्लियस के भी चक्कर लगाता है। कोई चार्ज चीज जब घूमती है तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और वो एक छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस इलेक्ट्रॉन को जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो हो सकता है उससे रिपेल हो सकता है उससे अट्रैक्ट हो। रिपेल और अट्रैक्ट होने का क्या मतलब है बेटा, देखो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से ये दोनों एक दूसरे की जो स्पिन है ना उसको कैंसिल कर देते हैं और ये डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। मतलब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और अब ये मैग्नेट ही नहीं है, एक तरह से यूं समझ लो। तो ये बाहर वाली मैग्नेट से कोई अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। ओके, अगर तुम्हारे ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज, या तो ये प्लस हाफ स्पिन का होगा या माइनस हाफ स्पिन का होगा, दोनों में से कुछ भी हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करेगा, ये वाला रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि इसकी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का पैरा या डायमैग्नेटिक होना किस बात पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर वो उस कंपाउंड में किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ये देखो क्या उस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल में सिंगल हो। अगर है तो इसका मतलब उसकी स्पिन होगी और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, वो 200% पैरामैग्नेटिक होगा। अगर तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी और तुम्हें पता चला कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, भाई हर ऑर्बिटल में दो दो है या फिर ऑर्बिटल खाली है पर एक किसी में भी नहीं है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो चुकी है और वो डायमैग्नेटिक होगा। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक भी बेटा एक्चुअली में फेरोमैग्नेटिक कुछ नहीं, पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करे, जो कम करे। अब कम और ज्यादा का क्या कनेक्शन है भाई, एक आयन में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और एक में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो जाहिर सी बात है जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भर रखे हैं आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन खुद छोटी सी मैग्नेट है, दैट्स वाई वो मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करता है, पर वो सिर्फ तब जब वो अकेला हो। अगर वो ऑर्बिटल में दो हो गए तो इसका मतलब उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो चुकी है, उनकी स्पिन, तब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का भी फॉर्मूला है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं कि भाई किसी भी आयन का किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है इट इज म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 और bm, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, यूनिट है इसकी बोहर मैग्नेटॉन। अगर आपको किसी भी आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, ये जो फॉर्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो बात दो होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे भी घूमता है और वो घूमते घूमते न्यूक्लियस के भी चक्कर लगाता है। तो हमारे पास दो मोशन है, इलेक्ट्रॉन की खुद की स्पिन का मोशन और इलेक्ट्रॉन का पूरे ऑर्बिट में घूमने का मोशन। हम दोनों का नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ एक टाइप का निकाल रहे हैं, दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो दूसरा निकलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपके लेवल में सिर्फ इतना ही कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मूवमेंट है हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बाकी सब तो क्या है, दो ही तो टर्म है, 2 और n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं आप उनका नंबर यहाँ पुट कर दीजिए, अपना आंसर सॉल्व कर दीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में भी हो सकते हैं और d के अंदर भी जो है वो हो सकते हैं। बड़ा आसान है ये पता करना कि कलर होगा कि कलरलेस। मैं ये नहीं कह रही कि इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि वो कलर्ड होगा कि कलरलेस, इतना तो चल जाएगा चलो पता, बट इतना नहीं पता कर सकते कि क्या कलर होगा, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम कलर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ अभी मैग्नेटिक मूवमेंट तक ही रहते हैं।
जैसे एक दो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कोई आपसे यूं पूछे बेटा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव शुड बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। एक और चीज है, कई बार जैसे डाया पैरा और कलर को ना साथ साथ पूछ लेते हैं, तो इतना ध्यान रखना जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना वो कलर्ड मिलेंगे आपको ज्यादातर, ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक होंगे ना वो आपको क्या मिलेंगे बेटा, कलरलेस मिलेंगे जनरली। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो कलर्ड होते हैं और जो डायमैग्नेटिक होंगे दैट इज कलरलेस यूजुअली। तो कई बार दोनों का आपस में रिलेट करके पूछ लेते हैं इसको, और कलर वाले टॉपिक को और डिटेल में मैं कल करवाऊंगी जब हम कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रंग भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ये दो प्रॉपर्टीज आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं, किसी भी कंपाउंड का कलर और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों का ही एक कारण होता है पीछे, दैट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए, अब मैं तुमसे ये पूछूं बेटा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव और Zn 2 पॉजिटिव, इन तीनों में से डायमैग्नेटिक कौन है या फिर पैरामैग्नेटिक बता दो। चलो तो तुम क्या करोगे, पहले स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 4s2 3d1, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, हमने तीनों निकाल दी, तो इसके पीछे तो आर्गन बचा, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन तो फुल्ली फिल्ड है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, इट इज डायमैग्नेटिक। आयरन 2 पॉजिटिव देखिए, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6, अगर मैं 4s2 निकाल दूं क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो मेरे पास बचा 3d6, तो आप भर के देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके ना, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हो तो 3d10 है। अब d के अंदर 10 भरने का मतलब है हर ऑर्बिटल में 2, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताओगे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का, म्यू इज इक्वल टू n+2। अब भाई इसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मैं इसकी जगह 0 पुट करूंगी, तो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ जाएगा, 0, मतलब जो डायमैग्नेटिक है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 मिलेगा क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे मैं Fe2 पॉजिटिव का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में 4 पुट कर दिए, म्यू इज इक्वल टू 4 प्लस में 2, तो 4 2 जा 6 ना, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है, और 6 4 जा 24, √24 बोहर मैग्नेटॉन आपका आंसर आएगा, आप इसको रूट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपसे ये पूछ ले कोई कि मैग्नीज +5 और क्रोमियम +3, इनमें बताओ बेटा डायमैग्नेटिक कौन है पैरामैग्नेटिक कौन है, तो आप देखोगे मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक्चुअली में अच्छा मैग्नीज +5 की बात कर रहे हैं, 2 आप यहां से निकालोगे 3 यहां से निकालोगे तो ये बच जाएगा 3d2। अब d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पहले ऑर्बिटल में सिंगल ही भरे जाएंगे बेटा, हम यूं थोड़ी ना भर देंगे 2, इसमें 1 और 1 2 भरेंगे, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकल जाएगा, 2 + 2 और √ निकाल लेना। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, 3 का मतलब 1 इससे गया और 2 इससे गए, ये हो गया 3d3, तो d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भी यूं ही आएंगे, 1 2 और 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हुए, तो कैसे निकलेगा 3 + 2 और ये हो गया बेटा क्या, √। ठीक है, तो आप आराम से बोहर मैग्नेटॉन यूनिट यूज करिए, सिंपल, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा, 2 टर्म तो सारी है इसमें n+2, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बेटा आपका सीबीएसई एग्जाम हो, टिक मार्क क्वेश्चन में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि इस कंपाउंड का जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ, जैसे आपसे यूं कह देगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के है आपके पास, कॉपर सल्फेट कंपाउंड में कॉपर का जो है ना कॉपर 2 पॉजिटिव का है, फिर यूं कह देगा कि कॉपर सल्फेट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो, तो जाहिर सी बात है कॉपर सल्फेट पे कॉपर ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, अगर तुम 2 निकाल दोगे तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये हो गया 3d9, अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन भरूं डी ब्लॉक एलिमेंट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 1 रहेगा, ठीक है, तुम चाहे अलग अलग करके भर देना, मैंने यूं भर दी,
9 इलेक्ट्रॉन भरने पे 1 इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड रहता है, बाकी सब पेयर है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या पुट करोगे 1, 1 + 2 एंड 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको कुछ नहीं करना होता, या तो वो सीधा आपको कैटाइन देगा, ये बेटा Mn3 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, Mn5 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ठीक है, या फिर वो आपको कोई कंपाउंड दे देगा, जैसे दे दिया निकिल टेट्राक्लोराइड दे दिया, प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड दे दिया, कुछ भी ऐसा जैसे कंपाउंड, तो उनमें पहले आप उस डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो क्या है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन बड़ी मैटर करती है। अगर किसी बच्चे को क्रोमियम की, स्कैंडियम की, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन में तुमने गलती कर दी कि लिखना तो था 3d6 और तुम लिख के चले गए 3d5, तो तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत, अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत तो मैग्नेटिक मूवमेंट गलत, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 की जगह तुम 25 एटॉमिक नंबर मान के और करके चले गए, ठीक है, तो तुम्हारा गलत आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं एटॉमिक नंबर के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बड़ी मैटर करती है, बट हाँ आउटर इलेक्ट्रॉनिक आपको शुरू से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यूजुअली ये पहली सीरीज में ही पूछा जाएगा ज्यादातर केस में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड थर्ड में भी क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो आप सेकंड थर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक और बात ध्यान रखना कि जैसे जो आप फॉर्मूलों से निकालोगे ना, जब आपका आंसर एक्चुअली में आएगा वो थोड़ा डिफर करेगा। जैसे यहाँ तो तुम्हारा एग्जैक्ट मिल जाएगा, पर मान लो कि मुझे Mn5 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो और मेरी वैल्यू आ गई कुछ 5 करके, समझ लो, ठीक है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा ना मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो 5 नहीं होगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा। उसका कारण है बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही तरह के मोशन को कंसिडर करके निकाल रहे हैं, दैट इज स्पिन। मैंने शुरू में भी समझाया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, वो 2 वजह से होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूमेगा और जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूमते घूमते न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा। तो क्योंकि हम एक मोशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट थोड़ा सा क्या करेगा, फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। पर वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे लिए जो आएगा वो यही सी फॉर्मूले से ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, कैटालिटिक एंड मैग्नेटिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।